चलिए, तो आपको बता रहे थे हाई कोर्ट्स के बारे में कि हाई कोर्ट के बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है, अनुच्छेद 214, कि हर एक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। इसके अलावा बताया था कि हर एक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ एक हाई कोर्ट है जो एक से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट का काम करते हैं, जिसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, 231। और इस 231 में आपको बताया था जो कॉमन हाई कोर्ट्स हैं कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट किसके किसके लिए काम करते हैं, फॉर पंजाब एंड हरियाणा। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र और गोवा के लिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड के लिए काम करते हैं। ठीक, अब इसके अलावा बताइए कि जो हाई कोर्ट्स हैं ये कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जो अपने राज्यों की राजधानियों से बाहर है, जिसमें बताया था कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, इलाहाबाद। उत्तराखंड हाई कोर्ट है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, नैनीताल। इसके अलावा राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है, जयपुर, और हाई कोर्ट जोधपुर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और हाई कोर्ट अहमदाबाद। फिर मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और हाई कोर्ट जबलपुर। फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, बिलासपुर। फिर है उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, कटक में। असम की राजधानी दिसपुर, और हाई कोर्ट कहाँ पर है, गुवाहाटी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और राजधानी कहाँ पर है, एर्नाकुलम। ठीक, तो ये अब ऐसे हैं जो अपने राज्यों की राजधानियों से बाहर हैं। तो ये और चीज़ें पूछ ली जाती हैं, सिंपल से पूछ जाएगा एमपी हाई कोर्ट कहाँ पर है या गुजरात है, तो जनरली लोग राजधानियों में भागते हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जो राज्यों की राजधानियों से क्या है, बाहर। अब ये जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है, उनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, उसके बारे में अनुच्छेद किसमें बताया गया है, 216 में, लिखिए 216। हालांकि 216 आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, बस आप ध्यान के लिए लिख लीजिए कि अनुच्छेद 216 में किसके बारे में कहा गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट। कि अब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इसकी भी शर्तें बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, तो उसके लिए भी कोई मिनिमम एज बार नहीं होगा, मैक्सिमम एज बार होगा, टेन्योर फिक्स नहीं होगा, बस रिटायरमेंट की एज तक वो काम करते रहेंगे। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में दिया गया है, 216। जैसे वहाँ पर 124 बताया था, यहाँ पर 216 है। ठीक, अब इसमें क्या दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, किससे परामर्श करेगा, पहली बात तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस जिस राज्य का हाई कोर्ट होगा उस राज्य के राज्यपाल से, प्लस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो जजेस हैं, जैसे चीफ जस्टिस को तो अपॉइंट कर देगा, बाकी जजों के लिए उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी एडवाइस कर लेगा। अब जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, सीजेआई सलाह देंगे और राज्य के गवर्नर सलाह देंगे। ठीक, लेकिन उस राज्य के हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट तो राज्यपाल और गवर्नर और सीजेआई की सलाह पर किया, बाकी जजों को अपॉइंट करना है तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्य के जो राज्यपाल हैं, और जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो बाकी जजेस के लिए राष्ट्रपति को क्या करेगा, एडवाइस करेगा, अपने लिए तो एडवाइस करेगा नहीं। यानी अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जजों के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का भी एडवाइस करता है, किसको, राष्ट्रपति को। तो इसमें 3 लोगों से सलाह होती है, किससे किससे, चीफ जस्टिस से, उस राज्य के राज्यपाल से, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा उनको अगर नियुक्त करना है तो उससे तो किसी से पूछेंगे नहीं, किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। समझ गए, लिख लीजिए आर्टिकल 216(1) कि राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट जजेस आफ्टर कंसल्टिंग द फॉलोइंग। तो 3 लोगों से सलाह करेगा, किससे किससे सलाह किए, पहली सलाह लेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से, फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा।
फिर क्या सलाह लेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल थे, फ्रॉम द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर। और तीसरा है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अदर जज अदर देन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा, यानी चीफ जस्टिस के अलावा बाकी जजेस के अपॉइंटमेंट उस राज्य के चीफ जस्टिस से सलाह लेके किया जाएगा, अपने मन से नहीं किया जाएगा। यानी वहां पर जो कोलेजियम सिस्टम था, यहाँ भी लगभग लगभग वही है, ठीक है, कि परामर्श लिया जाएगा। तो इसमें भी राष्ट्रपति को सरकार परामर्श नहीं दे रही है, परामर्श कौन दे रहा है? जजेस ही एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को कि फला फला व्यक्ति को हाई कोर्ट में जज अपॉइंट कर दिया जाए, तो फला फला व्यक्ति को राष्ट्रपति जज अपॉइंट कर देते हैं। तो यही है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ऐसी व्यवस्था की गई। तो इसमें भी यही होगा कि भाई सलाह किसको करेंगे? जजों के बेटों को सलाह करेंगे, उनकी बेटियों को करेंगे, क्योंकि जो करने वाले हैं उनके बेटे या बेटी भी लाइन में होंगे। तो जिनको हमने आज अपॉइंट किया है, 5-10 साल बाद जब वो सीनियर होंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे बच्चों को अपॉइंट करेंगे। समझ गए? तो इसमें भाई भतीजावाद खूब प्यार से चलता है, मन से चलता है सारे हाई कोर्ट्स में। तो बताया था कि नेपोटिज्म जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में चलता है वो किस क्षेत्र में चलता है? न्यायपालिका में। जुडिशरी में जितना भयंकर नेपोटिज्म है वैसा कहीं नहीं है। ठीक है, हो गया? चलिए, अब इनका हटाया जाना, या वो क्वालिफिकेशन लिख लेंगे, लिख लीजिए मिनिमम एज, न्यूनतम आयु लिख लीजिए। न्यायाधीशों के लिए लिखिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज। तो न्यूनतम आयु लिखिए कोई सीमा नहीं, नो लिमिट्स। न्यूनतम आयु कोई सीमा नहीं, नो लिमिट्स। मैक्सिमम एज 62 साल, 62 वर्ष, अधिकतम आयु 62 वर्ष। कार्यकाल टेन्योर, कार्यकाल निश्चित नहीं, नो फिक्स टेन्योर। वही ब्रैकेट में टिल 62, यानी कार्यकाल निश्चित नहीं होगा, वो कब तक रहेंगे? 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यानी अगर 60 साल की उम्र बने तो कितने साल रहेंगे? 2 साल। और 50 साल की उम्र बने तो 12 साल रहेंगे, क्योंकि मिनिमम एज बार है नहीं, जब वो जितना मैक्सिमम होगा बस वहीं पर होंगे। ठीक है, सैलरी, वेतन, वेतन में बताइए चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी होगी हाई कोर्ट के? और बाकी जजेस की सैलरी 2,25,000 लिखवाए हैं शेड्यूल 2 में सबकी सैलरी। लिखिए, लिखिए वेतन, सैलरी। पहले मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, तो मुख्य न्यायाधीश का कितना है? चीफ जस्टिस की सैलरी 2,50,000, 2,50,000। अदर जजेस, अन्य न्यायाधीश 2,25,000। ठीक है, चलिए ये तो हो गई नियुक्ति। अब इनका हटाया जाना, रिमूवल। तो रिमूवल क्या होगा? वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, लिख लीजिए जस्ट एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिमूव्ड, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं। ठीक है, तो जो जैसे बताया ना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कई जगह बार बार रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल की जाएगी, बताया था आपको। तो हर जगह वो घूम फिर के आएगा कि उनको कैसे हटाया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाते, जैसे कल आपको समझाया था। तो कैग को हटाना हो, यूपीएससी चेयरमैन को हटाना हो, हाई कोर्ट के जज को हटाना, सब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को हटाने की प्रक्रिया है वही है। ठीक है, बाकी इनका एक्सपीरियंस वही है कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है, यानी किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों के लगातार, कम से कम उच्च न्यायालय नहीं भाई, निचली अदालत है, किसी भी न्यायालय या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? लॉयर रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, नहीं, हाँ सॉरी, हाई कोर्ट के 10 साल तक। लिख लीजिए अनुभव, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अनुभव, एक्सपीरियंस। तो अनुभव क्या होगा?
कि भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक क्या रह चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो। ठीक है। दूसरा है कि उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष या उससे अधिक क्या रहा हो, वकील रहा हो, एक्ट एज ए लॉयर फॉर 10 years इन हाई कोर्ट्स। उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में। ठीक है, वकील के रूप में रहा हो। समझ गए? चलिए, यानी किसी उच्च न्यायालय या बस लीजिए उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकील के रूप में रहा हो या न्यायिक पद धारण कर चुका हो, तो उसको हाई कोर्ट में क्या बना सकते हैं, जज अपॉइंट कर सकते हैं। वही अनुभव वाला एक क्राइटेरिया जहाँ पर होता है। वही 10 साल तक वकालत कर लिए, बस अब जज बन जाएंगे। केस जीतना ही है क्योंकि बाप क्या है, जज है, तो अच्छे वकील माने जाएंगे। सिफारिश उनकी कोलिजियम करेगा, यही लोग सिफारिश करेंगे, जज बना देंगे। तो बताया ना, एक्टर का बेटा एक्टर सफल नहीं बन सकता, या डॉक्टर का बेटा सफल डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वकील का बेटा सफल वकील बन सकता है, और जज का बेटा सफल वकील भी बन सकता है और जज भी बन सकता है बड़े आराम से। ठीक है, वेतन आपको लिखवाई दिया। अब इनका ट्रांसफर भी हो सकता है किस अनुच्छेद से, 222, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या होगा, उनका ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? और इसमें ध्यान रखेंगे जो नंबर ऑफ जजेस होते हैं, न्यायाधीशों की संख्या, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में बताया कि फिक्स किया गया है कि 5+1 या 6+1, फिर 8+1, फिर 12+1, फिर 19, फिर 23, 24, फिर 31, फिर 34, तो वो फिक्स है। हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को फिक्स नहीं किया गया है। वो क्या है कि राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, जैसे कोई मिनिमम मैक्स, जैसे विधानसभा में आपको बताया था कि मिनिमम 60 होंगे, मैक्सिमम 500 होंगे, या विधान परिषद में बताया कि मिनिमम 40 होंगे, या लोकसभा में इतने हो सकते हैं। हाई कोर्ट के जजेस का नंबर फिक्स नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम बैरियर नहीं दिया गया है। बस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उस राज्य के लिए हाई कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस को पार्लियामेंट क्या करेगी, फिक्स करेगी। कोई निश्चित न्यूनतम अधिकतम नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जनसंख्या के हिसाब से फिक्स किया जाता है, तो इस लिहाज से सबसे ज्यादा जजेस किस हाई कोर्ट में होंगे, इलाहाबाद वाले में होंगे, सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या क्या है, सबसे ज्यादा। ठीक, चलिए, अब इनकी शक्तियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट की हैं। जैसे बताया, लिख लीजिए, पावर्स किसकी, हाई कोर्ट की। जैसे सुप्रीम कोर्ट बताया था एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वैसे हाई कोर्ट भी क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। लिख लिया, अनुच्छेद 215 215, हाई कोर्ट्स टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। यानी इनके भी फैसले क्या होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में होंगे। निचली अदालतों में इसको क्या किया जा सकता है, रेफरेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इसे भी अपने अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है। लिख लीजिए, हाई कोर्ट हैव टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। लिख लीजिए, उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है। हाई कोर्ट हैव टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने, जैसे वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने लिखा था, वही चीजें यहाँ भी है। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के संबंध में दंड देने का अधिकार है। हाई कोर्ट हैव टू पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, कि उच्च न्यायालय अपने अवमानना के संबंध में क्या कर सकता है, दंड दे सकता है। ठीक है,
हाई कोर्ट हैव टू पावर टू कंटेम्प्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, जैसे सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था। वहां पर आपको बताया था रिट जारी करते हैं कौन से अनुच्छेद से, 32। यहाँ पर कौन सा था, 226। वही 5 रिट होते हैं, लिख लीजिए। मौलिक अधिकारों के मामले में रिट जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन टाइप्स ऑफ रिट्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। वही 5 रिट आएंगे मौलिक अधिकारों के मामले में। ठीक, अब यहां पर एक चीज थोड़ा सा अंतर है हाई कोर्ट पे, कि ये जो रिट्स है कौन सी, वही 5 कौन से मामले के, मौलिक अधिकार में। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो मौलिक अधिकारों के रिट जारी करने की शक्ति है, ये हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। किसमें आता है, मूल अधिकारिता क्षेत्र या आरंभिक अधिकारिता क्षेत्र में आता है। यानी किसमें आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। समझ गए, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। अभी सबसे पहले यही समझाया है। ऐसे मामले जो केवल हाई कोर्ट में शुरू होंगे, वो हाई कोर्ट का क्या होगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आपको क्या समझाया, ऐसे मामले जो केवल सीधे कहाँ जाएंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट में, उससे नीचे नहीं है। हाई कोर्ट का भी अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, पता ना, हाई कोर्ट उतना डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। और ये रिट वाला मामला हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। इसीलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों में उच्चतम न्यायालय से ज्यादा शक्तियां उच्च न्यायालय को। हाई कोर्ट ज्यादा पावर रखते हैं किस मामले में, फंडामेंटल राइट्स के मामले में, क्योंकि फंडामेंटल राइट हाई कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। वो रिट अधिकारिता अलग से, लिख लीजिए, क्या लिखे, इट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। यह उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या मूल अधिकारिता क्षेत्र में आता है, जो रिट वाला मामला है। तो हाई कोर्ट के किस मामले में आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मूल अधिकारिता में आता है। इट इज द ओरिजिनल, ये जो रिट वाला आपने लिखा है ना 226, तो 226 हाई कोर्ट के किस अधिकारिता में आता है, मूल अधिकारिता या आरंभिक अधिकारिता में। यानी कि मौलिक अधिकारों के मामले में सुनवाई पहले कौन कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि मौलिक अधिकारों के मामले में हाई कोर्ट की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा, क्योंकि पहले यहाँ सुनवाई हो चुकी है, इसलिए ज्यादा स्वतंत्रता सुनवाई होती है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तब उसमें, और उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है नहीं। हालांकि ये यूपीएससी में आते हैं ये चीजें, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और रिट ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन आपको समझा दिया कि इसमें ये सब मुख्य परीक्षा के बड़े बड़े बिंदु होते हैं कि मौलिक अधिकारों के मामले में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की शक्तियों की तुलना करें। आप जब तुलना करेंगे तो आप तुलना करके बताएंगे कि हर मामले में उच्चतम न्यायालय के पास शक्तियाँ ज़्यादा है, लेकिन रिट्स के मामले में, क्योंकि रिट्स जो हैं, याचिकाएं जो हैं मौलिक अधिकारों वाली, वो हाई कोर्ट के किस में आता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है, मूल अधिकारिता क्षेत्र में आता है, और इसमें हाई कोर्ट एक्शन पहले ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट का नंबर बाद में आता है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों के मामले में जो रिट जारी करने वाला मामला है, इसमें हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से क्या मानी जाती है, ज़्यादा मानी जाती है। ठीक, एक और मामला एक्स्ट्रा होता है जहाँ पर हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है कि जब किसी को डेथ पेनाल्टी मिलती है, मृत्युदंड मिलता है। मृत्युदंड का मतलब कि मान लीजिए कि निचली अदालत ने सजा सुनाई कि आपको मृत्युदंड दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे मृत्युदंड की सजा तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट मंजूर न करे। मान लीजिए निचली अदालत ने दे दिया फैसला कि आपको मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है, वो माने नहीं जाएगा, आप अपील करें या न करें। अगर मृत्युदंड का मामला है तो सीधे कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि हाँ डेथ पेनाल्टी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन होगा, तब उसको मान लिया जाएगा कि हाँ अब आपकी सजा मृत्युदंड हो गई है। अगर आपने आगे अपील की तो ठीक है, नहीं अपील की तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। हाई कोर्ट के बाद दिया जा सकता है, हाई कोर्ट के पहले नहीं दिया जा सकता। तो मृत्युदंड के मामले में भी हाई कोर्ट को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर है, समझ गए। यानी जज ने किसी को सजा सुनाई, जिला अदालत में इसको क्या देते हैं, सजाए मौत,
तो वो कुछ खास मामला नहीं। अब सजाए मौत सुना दिए तो ऑटोमेटिक मामला कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट विचार करेगा। हाई कोर्ट जब कहेगा कि हाँ ये मृत्युदंड का मामला है, तब माना जाए। भाई जीवन की बात, जीवन ऐसे निचली अदालत में था ना, जज का मूड खराब है, लड़के गया है, कह दिया फांसी देना सुना देते हैं, वो नहीं माना जाएगा। समझ गए? तो बिना हाई कोर्ट की परमिशन के किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्लियर हुआ? लिख लीजिए। डेथ पेनल्टी कैन नॉट एग्जीक्यूटेड, उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। डेथ पेनल्टी कैन नॉट एग्जीक्यूटेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। क्या लिखे हिंदी में? विदाउट अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना मृत्युदंड क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जिला अदालत सुना देगी, वो मतलब नहीं है उसका। वो ऑटोमेटिक जब हाई कोर्ट अप्रूव करेगा कि हाँ ये मामला किसका, भाई मृत्युदंड रेयरेस्ट के, रेयर देन द रेयरेस्ट में दिया जाता है। जनरली अगर आपने सबसे ज्यादा वही क्राइम होता है हत्या, आपको बताया था मर्डर का, तो मर्डर में उम्र कैद होती है। डेथ पेनल्टी रेयर देन रेयरेस्ट केस में होती है। ठीक है, हालांकि जल्दी जनरली क्रिमिनल मामलों में नहीं देते, जनरली नहीं देते हैं, कुछ मामलों में दिए गए। जैसे टाटा पोटा आपको बताया, इसमें तो तुरंत चढ़ा दिया फांसी। जैसे आपको बताया था 2015 में याकूब मेनन को फांसी हुई, या अभी मार्च 2020 में ये जो निर्भया कांड के जो तीनों थे आरोपी रेपिस्ट थे, उनको फांसी दी गई। तो वो रेपिस्ट, वो रेयरेस्ट केस माना गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे मामले हैं पेंडिंग पड़े। 2004 में एक धनंजय चटर्जी की फांसी हुई थी हेतल पारेख केस में, 2014 में बंगाल का मामला था, 2004 में हुई थी। उसमें एक लिफ्ट मैन था, और बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं होता है कि वो लिफ्ट खोलते बंद करते, तो हेतल पारेख लड़की थी, उसका रेप एंड मर्डर हुआ था। तो हालांकि बहुत विरोध हुआ क्योंकि वो गरीब आदमी था। जैसे आपको बताया था आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो लास्ट में बहुत सारे मानवाधिकार संस्थाओं ने कहा कि वो व्यक्ति गरीब था, वो अपना डिफेंस नहीं कर पाया, और सारे जो एविडेंस मिले वो बहुत डायरेक्ट, कोई सीधा सबूत नहीं था कि उसने ही क्राइम किया। तो उसको मृत्युदंड, इसमें उसको क्या मिलना चाहिए? डाउट ऑफ बेनिफिट मिलना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और उसकी मृत्युदंड को उम्र कैद में बदला जाना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो 2004 में हम लोग बीएचयू में उस समय हुआ करते थे, तो बड़ा उस समय ये सेंसिटिव मुद्दा उठा था, लहर उठी थी कि क्या मृत्युदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इस मामलों में। लेकिन दिया गया था। गरीब लिफ्टमैन था, अब सबूत नहीं मिले पर्याप्त, बस नहीं होते थे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर। फैमिली वाले भी अच्छे थे, अब जो वो थे, विक्टिम थी, उसकी फैमिली वाले तगड़े थे, अपना बनाए केस बढ़िया से, लपेट के फांसी चढ़ा दिए सब। तो इसमें थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अगर वो बेगुनाह होता तो शायद गलत हुआ उसके साथ। वो लास्ट तक कहता रहा कि हमने नहीं किया, कंडीशन बन गई, हो गया। कई सारी महिलाएं हैं जिनका मृत्युदंड अभी भी पेंडिंग है। एक बिजनौर या यूपी वेस्ट का मामला था कि एक लड़की थी, उसके परिवार के 8 लोगों की मौत हुई थी, मर्डर हुआ था, डकैत डाकुओं ने डाका डाला और 8 लोगों की मर्डर हुई। वो बाथरूम में थी इसलिए वो बच गई। बाद में जब केस मामला बाद आगे बढ़ा तो पता चला कि उसने खुद कॉल करके अपने जो उसके साथ उसका अफेयर था उसको बुलाया था। और मामला तब पता चला कि जब जो लड़की थी, जांच में पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी, तब फिर जांच हुई कि प्रेग्नेंट थी, ऐसा कैसे हो सकता। उसके घर वाले शादी के विरोध में थे, तो जिसके साथ उसका अफेयर था उसके साथ उसने मिलके साजिश रची और घर वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। पूरे घर वाले 8 या 9 लोग थे, सबको बेहोश कर दिया और उसको बुला के सबको मार डाला, वो फावड़े से या कुल्हाड़ी से, ताकि डकैती वाला डाकू जैसे मारते ना वैसे बहुत निर्ममता पूर्वक। उसमें एक बच्ची थी, छोटे बच्चे थे, काटा गया था सबको निर्ममता पूर्वक। और फिर वो भाग गया और ये बाथरूम में फिर वही निकल के हल्ला उल्ला मचाई। तो फिर पहले तो ये हुआ कि डकैत डाकुओं ने मारा, सामान वामान लेके चला गया। बाद में जब प्रेग्नेंट हुई तो पुलिस को डाउट हुआ कि ऐसे कैसे होगा,
कि जांच से फिर फोन कॉलिंग से ट्रेस हुआ मामला तो पता चला कि ये तो अलग ही कहानी चल रही है। उसको मृत्युदंड दिया गया कि ये तो रेयरेस्ट केस है, लेकिन उसमें भी मामला फंसा, उसको बच्चा हुआ जेल में, अब उस बच्चे का क्या होगा? तो ह्यूमन ग्राउंड पर अभी फांसी उसकी रुकी हुई है कि भाई उसके कांड में उसके बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, तो बच्चे को उसकी माँ से कैसे दूर किया जा सकता है? उसकी माँ को फांसी देंगे तो बच्चे कौन पालेगा, क्योंकि बाप तो जेल में है। तो इसलिए माँ बाप दोनों चले जाएंगे, तो इसलिए माँ को छोड़ा जाए या फांसी न दी जाए। जैसे राजीव गांधी के मर्डर केस में हुआ था, नलिनी नाम की एक महिला थी तमिलनाडु की, उसको सजाए मौत दी गई थी। बाद में यही इन लोगों ने पैरवी की थी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने बाद में, क्योंकि उसको बच्चा था, तो फिर उसके मृत्युदंड को क्या किया बाद में, उसको 14 साल बाद रिहा करवा दिया इन लोगों ने कि जाने दो, बच्चे हैं उसके। उसने कर दिया, ठीक है, साजिश में वो लिप्त थे, उसको सजाए मौत हुई थी। लेकिन फिर राष्ट्रपति के साथ क्या किया इन लोगों ने, बता दिया कि भाई हम चाहते हैं कि भाई उसने गलती की, ठीक है, उसके बच्चे को क्या सजा दी जाए। तो उसके हत्यारे को इन लोगों ने माफ़ कर दिया था और वो छूट गई थी, क्योंकि उसकी बेटी थी। तो इन दोनों ने, माँ बेटी दोनों ने, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने प्रयास किया था। एक और मामला था उधर ही का, यूपी वेस्ट का था, नहीं दिल्ली के आसपास का था, महिलाओं का मामला था। कुछ महिलाएं जो बच्चा चुराती थी, बड़ा भयानक केस था उन सबों का। कि सोचिए भाई, लोग सड़कों, जो चौराहे पे भीख मांगते हैं, तो घरों से बच्चे को चुरा के चौराहे पर बच्चा दिखाते, भाई ऐसे तो कोई भीख देगा नहीं, तो बच्चों के नाम पर लोग दे देते थे। बाद में बच्चे जब थोड़े बड़े, मतलब कुछ हो जाते तो मार देते थे, पटक के या कैसे करके हत्या कर दी। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि मरे एक बच्चे को लेकर इन सबों ने भीख मांगा कि बच्चे का अंतिम संस्कार करना है। और एक आध सीन ऐसा भी हुआ कि बच्चे की लाश जैसे फेंकने गई, नहीं मिला, फिर सिनेमा हॉल देखा, चलो पिक्चर देखते हैं, तो बच्चे की लाश कंधे पर टांग के सिनेमा देखे, पिक्चर देखे मजे में, फिर बाहर ले के कहीं नाले वाले में बच्चे की लाश फेंक दी। कई सारे बच्चों को उन सबों ने मारा था। बच्चों को चुरा लेते थे गाड़ी से, इधर से उधर से, घरों से नहीं खेलते हुए चुरा लिए, भीख मांगते थे। जब बच्चे थोड़े से ठीक ठाक होने लगे, या मान लो कि भीख मांग लिया, आज का काम चल गया, एक दो दिन चला, उसमें मार के फेंक दिया, कहीं फेंक देते थे, गाड़ी के आगे डाल दिया, ट्रेन के आगे डाल दिया, ऐसे ही पटक के मार दिया, दीवार से टकरा के मार दिया, ऐसे मार देते थे। वैसी महिलाएं हैं। क्लू अभी ये सब क्यों में है फांसी के, बड़े भयानक भयानक क्राइम हुए हमारे यहाँ। हाँ, आप देखिए कई औरतें होंगी कि उनके और उनके बच्चे में बिल्कुल मैचिंग नहीं मिलेगी, वो लग जाता है कि वो अच्छे घर का बच्चा होगा, वो सब ऐसे ही चुरा लिया। बच्चे को दिखा के लोग सिंपैथी में पैसा दे देते, इसलिए कभी भिखारियों को पैसा नहीं देना चाहिए किसी भी हाल में, कि कोई बच्चा भी आ जाए तो भी ना दो, वो मार के फेंक देते हैं ऐसे, या भीख मंगवाएंगे जिंदगी। तो इससे बड़े भयानक, आपको उनका मामला बताया था, शंकर दयाल शर्मा का मामला आपको बताया था कि खुद उनकी बेटी और दामाद के हत्यारों का माफीनामा उनके पास पहुंचा था। उनकी बेटी और दामाद जो रंगाबिला मारे थे, उनकी बेटी और दामाद को, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्हीं की बेटी और दामाद के हत्यारों का मामला उनके पास पहुंचा था, माफीनामा। हालांकि सरकार का काम होता है, माफी नहीं मिली उन सबों को फांसी दे दी गई, लेकिन सोचिए कि उन्हीं की बेटी और दामाद की हत्या हुई और उसी का माफीनामा इनके किसी पास पहुंचा था, राष्ट्रपति के पास पहुंचा था। खैर, हमारे यहाँ क्राइम का लेवल, अब तो ये सब केसेस कैसे होते हैं, रेयरेस्ट को बोलते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल ये हुआ कि भाई गलती से मार दिया, या गुस्से में झगड़ा हुआ, हत्या कर दी गई, नहीं, वो पट्टीदारी में हुआ कि वो लाठी से मारा और सर में चोट लगी और मर गया, गुस्से में हो जाता है, या दुश्मनी, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति ने मारा, ये नॉर्मल है। ये रेगुलर क्रिमिनल नहीं है। ज्यादातर हमारे यहाँ जो क्रिमिनल है वो रेगुलर नहीं है, वो सिंगल एक बार वाले, जैसे बताया ना रेप के मामले में, कि ज्यादातर रेपिस्ट रेगुलर नहीं है, वो सब क्या है, पहली बार वाले, वो एक बार किया उसके बाद वो जेल चले गए। तो ये क्या है, नॉर्मल चीजें हैं कि भाई झगड़े के दौरान हो सकता है अचानक गुस्सा आया, आप किसी की हत्या कर। लेकिन ये जो केसेस आपको बताया वो क्या है, निर्भया कांड क्या था, रेयरेस्ट, रेगुलर नहीं था, वो क्या मानेंगे, रेयरेस्ट मानेंगे, दुर्लभतम कांड जिसको बोलते हैं। हैदराबाद में आपने सुना होगा, एक डॉक्टर थी, लड़की जला दिए थे सब, उसमें पुलिस ने क्या किया, एनकाउंटर मार दिया। ये और बड़ी मूर्खता है, मारना तो कोई खेल, मतलब सोल्यूशन ही नहीं, मारना नहीं चाहिए, आप प्रॉपर सजा दीजिए, रूल ऑफ लॉ यही कहता है। अब सोचिए निर्भया कांड में कितना, सोचिए उन सबों को तड़पाया गया, आरोपियों को, कई बार फांसी की सजा हुई, तब तो कोर्ट पहुंच गए, फांसी की सजा रुक गई, पोस्टपोन हो गया, अब पता चला कल फांसी होनी है, बेचारे रो रहे हैं कल फांसी होनी है।
अब सुबह नाला धुला के लेके चलो फांसी, फिर टहला के लेके चले चलो कल फांसी होगी तुम्हारी। 2-4 बार टहला दीजिए, खुद ही मर जाएगा। तो हमारी न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि अब आपको पता है कि फांसी होनी है, लेकिन आप जी रहे हैं, घुट घुट के जीना इसी। अब एक बार में मार दिए गोली, खत्म हो गया। तो किसको ज्यादा तड़प हुई, जो एक बार में मरा या जो 10 साल तक घुट रहा है? तो इसीलिए इनकाउंटर करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, वो कोई सोल्यूशन नहीं। ये रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, वो नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी सभ्य समाज में इनकाउंटर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो जो आपने सुना होगा ना कि वो कौन था, अरे इलाहाबाद वाला जो था, कौन था, अरे नहीं, हाँ विकास दुबे का भी इनकाउंटर हुआ। अरे जो अभी थाने मारे थे सब, अतीक अहमद, अतीक अहमद उसके बेटों को मारा गया, कई लोगों को इनकाउंटर हुई, तो वो सब फर्जी था। अब सोचिए जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनामी बदमाश है, वो बिना हेलमेट के बाइक से जाएगा, तुम पकड़ लोगे और मार दोगे उसको। वो जाता तो मुंह छुपा के जाता ना, वैसे बिना हेलमेट के जा रहा था और बाइक से भागेगा, अरबपति आदमी। अब पुलिस ने मार के खेत में गिरा दिया, बोला कि बाइक से भाग रहा था शाम, वही पुरानी कहानी कि दिखाई दिया दोनों तरफ से गोलियां चली और देखा गया तो साथी भाग गया और मरा हुआ, ज्ञात कहानी। अब सोचिए विकास दुबे लंगड़ा आदमी, हाथ में हथकड़ियां हैं, 2-3 सिपाहियों को ढकेल के और बंदूक लेके भागा, क्या कहानी है ये। तो ये सब फर्जी चीजें नहीं होना चाहिए। आप उसको मुकदमे में कीजिए और मुकदमे में दे के तब फांसी दीजिए। आप फांसी जल्दी दे दिए वो अलग है, जैसे निर्भया केस में बहुत जल्दी फांसी होगी, वो अच्छी बात। इनकाउंटर कर देना, क्योंकि सारी चीज़ों की जांच नहीं हो पाती, क्या सही है क्या गलत है वो तो बाद में पता चलेगा। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका या सैंडर्स की हत्या की, तो ऐसा थोड़ी पकड़ के फांसी चढ़ा दी। उनका पूरा ट्रायल हुआ, उनको लॉयर दिया गया, लॉयर ने केस लड़ा, उन्होंने अपनी बात रखी, और जो प्रोसिक्यूशन था उन्होंने अपनी बात रखी, जज ने फैसला सुनाया कि फांसी, चल दे दे। तो सोचिए ब्रिटिश भी, जबकि क्राइम तो उनके खिलाफ था, ऐसा थोड़े तो पकड़ के फांसी चढ़ा दी, पूरा प्रोसीजर पूरा किया, प्रक्रिया पूरी हुई तो फांसी दी। और चाहते गांधी जी को ना मार देते एक गोली। तो हमारे यहाँ वहीं से सारी चीजें आई, तो ये चीजें वहां पर बहुत अच्छी। तो अब जैसे सरकारें जल्दी में कर देती हैं, तो ये क्या है, गलत है, सिस्टम नहीं होना चाहिए जुडिशरी में। चलिए खैर, तो ध्यान रखेंगे मृत्युदंड के मामले में पावर किसको दी गई है, हाई कोर्ट्स को पावर ज्यादा दी गई। कुछ हाई कोर्ट के नाम बदल दिए गए जुलाई 2016 में, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट अब क्या किया गया है, मुंबई, मद्रास क्या किया गया, चेन्नई, और कलकत्ता क्या हो गया, कोलकाता। ये कब से हुआ लिख लीजिए, जुलाई 2016। तो जुलाई 2016 से बम्बई हाई कोर्ट क्या हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हाई कोर्ट चेन्नई हो गया। और कलकत्ता हाई कोर्ट क्या हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, हो गया। चलिए, क्लियर हो गया। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय क्या हो गया, कोलकाता, मद्रास क्या हो गया, चेन्नई, और बॉम्बे हाई कोर्ट क्या हो गया, मुंबई हो गया। समझ गए। चलिए, तो ये थी हमारी न्यायपालिका, हमारी जुडिशरी, जिसमें हम लोग किसको किसको देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को देखते हैं। निचली अदालतें भी हैं, लेकिन निचली अदालतों में बस जजों का अपॉइंटमेंट वही 7 साल का, वैसे वकालत का 7 साल का अनुभव होना चाहिए, जजों को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उसमें बहुत स्टेजेस बने होते हैं, और हर राज्य का अलग अलग सिस्टम होता है, यूपी का अलग, बिहार का, सबका अलग अलग होता है, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाने का है। तो ये जो हमारी न्यायपालिका, आपको बताया कि हमारी न्यायपालिका कैसी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी एक के ऊपर एक है, और सबका नियंत्रण कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक। अब जैसे बताया कि न्यायपालिका की जो समस्याएं हमारे यहाँ थी कि एक तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है जजों का, ठीक है। दूसरी समस्या उनकी नियुक्ति में है, अपॉइंटमेंट में है, कि नियुक्ति की प्रक्रिया सही नहीं है कि किसी जज चुना जाए।
ठीक। और तीसरी समस्या एक न्यायिक सक्रियता के रूप में भी देखी जाती है, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म वही है कि सारी चीजें अगर संतुलित रूप में रहे तब तो ठीक है, ज्यादा हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया तो भी गड़बड़ है। सोचिए मद्रास हाई कोर्ट के जज जा रहे थे, टोल नाके पर जाम लगा हुआ था और वो सही समय पर कोर्ट नहीं पहुंच पाया। कोर्ट पहुंचे, आदेश उन्होंने जारी किया कि हर टोल नाके पर एक गेट एक्स्ट्रा लगाया जाए जो केवल हाईकोर्ट के जजों के लिए हो। फरमान जारी कर दिया। अब हाई कोर्ट का फैसला है तो लागू होना होगा, लेकिन बाद में फिर उसको कैंसिल किया गया कि नहीं भाई वैसा भी मत कीजिए कि भाई एक गेट हमेशा किसके लिए रखेंगे, जज के लिए रखेंगे तो भी तब समस्या है, फिर बाकियों के साथ न्याय नहीं होगा। आप देखेंगे कोर्ट्स में हाई कोर्ट के लिए अलग रोड होती है, अलग पूरी व्यवस्था होती है, हाई कोर्ट के जजेस की एंट्री अलग से होगी, उनकी गाड़ी अंदर तक जाएगी। ठीक है कि न्याय देना, इसका मतलब ये क्या कि आपके लिए बोले हमारे लिए अलग सड़क बनवा दो, तो ये तो नहीं होगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि अति सक्रियता कार्यपालिका पर दबाव बना देती है। जैसे बताया ना कि मूर्तियों का जो प्रवाह था नदी में, उसको हटा के बोला कि झील बनाओ, कहाँ कहाँ झील बनाते हैं, हर साल वही तामझाम करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो दुखी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उससे अनावश्यक दबाव बन जाता है। तो इसलिए जुडिशरी, जैसे आपको जब ये डीपीएसपी पढ़ा रहे थे तो उसने बताया था कि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक करना, सेपरेशन है क्या, अलग कि अब बात बात पर पेनाल्टी लगाएंगे, बात बात पर जुर्माना लगा देंगे। मान लिया नहीं माने तो क्या कर लेंगे, नहीं है माने, जैसा आप क्या कर लेंगे। अब जज ने कहा प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लो, काहे कर लेंगे भाई, भाई प्राइम मिनिस्टर को या मान लीजिए सीएम के खिलाफ या मंत्री के खिलाफ कोई आदेश जारी कर दिया, मंत्री के अंदर में पुलिस है, पुलिस की हिम्मत है जाके पकड़ लेगी। मान लो नहीं माने, आप कहें जुर्माना लगाएंगे, नहीं लेंगे, देंगे जुर्माना, देंगे, ये जुर्माना दे ही दिया, अपनी जेब से देना है, पब्लिक का पैसा है, जाइए इधर का पैसा उधर हो रहा है। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करती है, तो उसने उत्तर प्रदेश सरकार को लेके कि भाई गंगा में प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है आगरा में, 25 लाख का जुर्माना लगा दिया, दे देंगे 25 लाख। तो कौन सा योगी जी अपनी जेब से देंगे, कहाँ से देंगे, खजाने से। लाओ लो 25 लाख, जाओ शांति से बैठे रहो चुपचाप, तो कुछ कर पाएंगे नहीं कर, वो दूसरे खजाने में जाएगा सरकारी, इधर का पैसा उधर चला जाएगा, क्या करेंगे, दे देंगे जाओ। अब बोले मंत्री जी अब मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिए, पुलिस से गिरफ्तार करेगी ना, अब पुलिस को हिम्मत है जाके मुख्यमंत्री को हाथ लगा लेगी, नहीं लगाएगी। अब वो कोर्ट की बात मानेगी कि सीएम की बात मानेगी, क्यों मानेगी, कोर्ट उसको सैलरी दे रही है, सैलरी तो इधर से मिल रहा है, फंस जाते हैं बेचारे। ठीक, तो ये अनावश्यक क्या हो जाता है, दबाव बन जाता है भाई, आप कुछ भी फैसला उल्टा सीधा न देते कि भाई ठीक है सक्रियता ठीक है लेकिन अति सक्रियता ठीक नहीं, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है, अब सड़क जाम को लेकर हर जगह पीआईएल दाखिल करते रहेंगे तो फिर हो चुका था, किसकी किसकी सुनवाई करेंगे, और सुनवाई करके आपने फैसला सुना दिया, फिर लागू तो करना प्रशासन को है, कहाँ कहाँ भरेगा। एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सभी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, तो क्यों पढ़ाए भाई सरकारी स्कूल में, तो फैसले में ये लिखा जाना चाहिए कि जज भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए, तब तो मान लेते, जज नहीं करेंगे, बाकी लोग करें, क्यों करें, समझ गए। चलिए खैर, तो इनको शक्तियां ज्यादा दी गई। अब सोचिए इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं हो सकती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, एक्सेप्ट 360 जब बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब, उसके अलावा इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं हो सकती, जो सुविधाएं दी जा रही है उसमें कोई कटौती सरकार नहीं कर सकती। तो नहीं कर सकती, ठीक है नहीं कर सकती, लेकिन आप दूसरों में कर सकते हैं, कायदे से आप में भी कटौती हो जानी चाहिए। तो सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा हो जाए मामला। उस पर एक जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट के दौरान पढ़ रहे थे, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, युक्त युक्त निर्बंधन की एक लिमिट होनी चाहिए। कि सक्रियता है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए अलग से टोल गेट बनवा दीजिए, हमारे लिए अलग सड़क बनवा दीजिए और हम ये करेंगे, उसकी सैलरी रोक दीजिए, उसकी सैलरी रोक दीजिए, उसको सस्पेंड कर दीजिए, अरे सबको सस्पेंडे कर देंगे, काम कौन करेगा, सारे पुलिस वाले सस्पेंड बैठे रहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर कौन संभालेगा भाई। कोर्ट में पुलिस वाला गया, जज साहब का सीधे मूड खराब हुआ, चलो हटो, ठीक है, आधे से ज़्यादा पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए, काम कौन करेगा, सस्पेंड होने के लिए थोड़ा है, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर अवहेलना होनी होगी, क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा।
तो इसीलिए इनके बीच एक लक्ष्मण रेखा कही जाती है कि एक खींचनी चाहिए कि सक्रियता हो लेकिन वो अति न हो, कि जब पीएन भगवती ने शुरू किया तो वो मामले ठीक थे कि वाकई कैदियों की स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हर मामले पर जारी करने लगे तो भी समस्या है। ठीक है, चलिए खैर, तो समस्याएं हैं लेकिन चलता रहता है, सब सिस्टम हमारा है। ठीक, चलिए अब इसके बाद आती है हमारी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका कुछ आती है कि जैसे होता है क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी काम करती है तो हर एक कंपनी के काम करने में अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, हर एक कंपनी का एक वकील होता है, लीगल एडवाइजर होता है। हर एक कंपनी का एक अकाउंटेंट होता है जो कंपनी का बही खाता तैयार करता है। हर एक कंपनी में एक एचआर सेक्शन होता है जो लोगों की क्या करता है, भर्ती करता है, रिक्रूटमेंट करता है। तो वैसे अगर मान लें कि ये हमारी क्या है, भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इस भारत सरकार को काम करने के लिए मदद करते हैं कई सारे लोग। जैसे भारत सर जैसे कंपनी का वकील होता है वैसे भारत सरकार का वकील होता है, उसको बोला जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कंपनी के अकाउंटेंट होते हैं, बही खाता तैयार करते हैं, ऑडिट करते हैं, वैसे भारत सरकार का ऑडिटर कौन होता है, कैग होता है। जैसे कंपनी के लिए लोगों की नियुक्ति होती है तो बड़े पदों पर नियुक्ति भारत सरकार के लिए कौन करता है, यूपीएससी करता है। छोटे पदों की भर्ती कौन करता है, एसएससी करता है। सरकार के लोगों को चुनने का काम कौन करती है, इलेक्शन कमीशन। तो ये क्या है, ये सब सरकार के अंग हैं, ऑर्गन्स हैं जो सरकार के कामकाज में उनकी क्या करते हैं, मदद करते हैं। काम ये सरकार के लिए कर रहे हैं। कुछ सरकार की इच्छा से चलेंगे और कुछ सरकार की इच्छा से नहीं चलेंगे, कुछ अपनी इच्छा से चलेंगे। जैसे हमारा शरीर है, काम करता है, तो हमारा शरीर जो काम करता है तो हमारी बॉडी कई सारे ऑर्गन है, हमारे हाथ है, पैर है, सर है, हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनी है, हमारा हार्ट है, सब काम करते हैं। कुछ हमारी इच्छा से चलते हैं, हमारे हाथ पैर हमारी इच्छा से चलते हैं, लेकिन हमारा हार्ट है, हमारे किडनी है, हमारे लंग्स, वो हमारी इच्छा से नहीं चलते, काम हमारे लिए करते हैं। लंग्स हमारा किसके लिए, फेफड़े हमारे किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए। या हमारा इंटेस्टाइन है, पाचन तंत्र है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारी इच्छा से नहीं चलता। मैं थोड़े कहते खाना थोड़ा रुक के पचना, थोड़ा बाद में पचना, वो तो अपना काम कर रहा है। लेकिन हमारा हाथ पैर है, वो हमारी क्या है, इच्छा से चल रहा है। समझ गए। तो वैसे ही ऑर्गन्स में से कुछ ऑर्गन ऐसे हैं सारे सरकार के लिए काम कर रहे हैं, कुछ सरकार की इच्छा से चलेंगे और कुछ सरकार की इच्छा से नहीं चलेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे जो उनको ठीक लगेगा। यानी उनकी अपनी पोजीशन सिक्योर है, उनको ये मतलब नहीं कि सरकार खुश होगी कि नाराज होगी, उनको बस काम करना है तो करना है। हमारा हाथ पैर हमारी इच्छा से चलता है, लेकिन अंदर वाले हमारी इच्छा से काम हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो वैसे ही कि इसमें कई सारे ऑर्गन हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, सब सरकार के लिए काम करते हैं, कुछ सरकार की इच्छा से चलते हैं और कुछ इच्छा से नहीं चलते। ठीक है, चलिए अब इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल। अब ये जो संस्थाएं हैं छोटी छोटी, इस पर हम लोग कल बातचीत करेंगे।